Hello friends, welcome to this session of the Sankalp series for the JIB November 2025। यहाँ पर हम I and IFS उसका बहुत important topic in this particular lecture from chapter 8। बहुत important chapter है ये FTP Foreign Trade Policy, Foreign Investments and Economic Development, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, कितना डेप्थ में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और क्या ये टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। इसके अलावा अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ट्रेंड। बेस्ड अपॉन दैट प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे ही आगे फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक्स उसी तरीके से होते हैं। सो पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, उनसे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का बढ़िया एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आज का हमारा जो चैप्टर है मॉड्यूल ए का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच इज चैप्टर 8। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। इसमें से ईच पार्ट में से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पार्ट से आता है, एंड इससे आगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर? फर्स्ट थिंग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम देखेंगे जो प्रीवियसली था एंड जो अभी नया है। एफडीआई एंड एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, एंड एफडीआई के क्या टाइप्स है, उसके प्रोहिबिटेड सेक्टर्स क्या है, एंड फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक कंपैरिजन देखेंगे कि होते क्या है ये, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो सबसे पहले अगर हम देखें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 2015-20 के बारे में हमारे बुक में दिया हुआ है। सो वी शुड हैव एन आइडिया ऑफ दिस। अब द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर 1991। इससे पहले बहुत खास डीपली हमें कोई फॉरेन ट्रेड स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं बनाते थे। तो 1991 में क्या हुआ इंडिया में, देयर वाज अ मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसके वजह से इंडिया में डॉलर्स की बहुत कमी हो गई थी। तो हम गए आईएमएफ के पास एंड वी सेड कि भाई हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज हमें थोड़े से डॉलर्स दे दो। राइट, इससे पहले हुआ था वॉशिंगटन कंसेंसस 1980s में, जहां पर पूरी दुनिया ने सोचा कि गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है वो बहुत ज्यादा कर रही है। वी शुड हैव द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज एज वेल एज फॉरेन कंट्री से भी पार्टिसिपेशन हमें लेना चाहिए। तो उस चीज से रिलेटेड हम किस तरीके से वर्क करें, तो दैट वाज वॉशिंगटन कंसेंसस की हाँ डेफिनेटली इनका पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना चाहिए इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री। साथ के साथ फॉरेन रिजर्व क्राइसिस इंडिया में हुई थी कि फॉरेन रिजर्व्स बहुत ही कम हो गए थे इंडिया में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, नेशनल इंटरनेशनल। ऑल्सो आईएमएफ का प्रेशर था जब हम गए आईएमएफ के पास कि भाई हमें कुछ डॉलर्स दे दो, तो आईएमएफ सेड कि यस दिस कैन हैपन, हम डॉलर्स जरूर देंगे, बट आपको कुछ रिफॉर्म्स अपने इकोनॉमी से रिलेटेड इंप्लीमेंट करना होगा कि ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए। अब वो रिफॉर्म्स है क्या, देवर ऑन द लाइंस ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। एल इज लिबरलाइजेशन, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करो। प्राइवेटाइजेशन, जहां पर प्राइवेट एंटिटीज को एंट्री दो इन डिफरेंट सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल स्पेस सेक्टर में आज के डेट में भी बहुत ज्यादा प्राइवेट एंटिटीज का एंट्री नहीं है, यानी कि प्राइवेट एंटिटीज वहां पर प्राइवेट कंपनीज इंडिपेंडेंटली स्पेस जो हमारे लॉन्चेस हैं, मिशंस है, उन्हें नहीं कर सकता। दे कैन ओनली हेल्प इन प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट एंड ऑल। आज के डेट में थोड़ा पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया बट नॉट कंप्लीटली। ऐसे ही रेलवेज में ग्लोबलाइजेशन इस पूरे दुनिया के साथ, एक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है एंड फॉरेन एंटिटीज का पार्टिसिपेशन भी इंडिया में बढ़ाना है, फॉरेन कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन था। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन पर हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ये जो पॉलिसी है ये इसी का एक ऑफशूट है। आगे जाकर ये हुआ कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज 5 ईयर्स के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है बनाने लगे, जस्ट लाइक वी मेड आवर 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो वैसे ही हमने ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने लगे। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की ये बात है और इसमें क्या फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। दिस इज द लेटेस्ट वन गिवन इन द बुक। अब इसके बाद भी एक और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है लेटेस्ट, जो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 2023 में। तो व्हाट डज दिस पॉलिसी से वेरियस स्कीम्स को मर्ज किया गया एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम करके ये लाया गया। एक्चुअली इंडिया से एक्सपोर्ट क्या जो होता है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस ट्रेड, ट्रेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इजंट इट। तो
इंपोर्ट तो चलो हमें कॉस्ट कम करना, ये चीज़ें हैं, ये फॉरेन एंटिटीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, बट एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने का काम हम कर सकते हैं। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, उनकी क्वालिटी बेटर करे, बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए, कंपनीज़ के लिए प्रोडक्ट्स बनाने का काम को ईज आउट किया जाए ताकि प्रोडक्ट्स का नंबर इंक्रीज हो, एंड उन्हें इंसेंटिव्स दिया जाए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे स्कीम्स इंडिया में चल रहे थे, तो उन्हें मर्ज किया गया। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये गुड्स से रिलेटेड, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम, गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, एंड दूसरा सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आईटी सेक्टर वो सब बहुत सारे जॉब्स को आउटसोर्स किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज के। इंडिया ये वाला पार्ट कर दो, यहाँ पे ये कर दो, ऐसे करके इंडिया में क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस स्पीकिंग पीपल भी है, स्पेसिफिकली इंग्लिश, तो उनको बहुत अच्छे वॉइस सर्विसेज भी प्रोवाइड करने को मिल जाता है सर्विसेज में। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये दो स्कीम्स में बहुत सारे इस टाइप के स्कीम्स को मर्ज किया गया। मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, इससे रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एंड जो पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाए, इससे रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट्स में भी जो प्रोडक्शन का सामान जा रहा है दैट हैज़ टू बी मोर। ट्रेड फैसिलिटेशन, जहाँ पर ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है किसी भी चीज को आज के डेट में बाय मेकिंग इट डिजिटल। फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, पहले लोगों को इतने लंबे लंबे लाइन लगो, एफडी ओपन करवाओ, विदड्रॉल के लिए लाइंस लगो, ये सब आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, अपने से विदड्रॉ कर सकते हैं, अपने से आप जो है पासबुक अपडेट्स वगैरह खुद से कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फ़ोन मोबाइल के थ्रू बैंकिंग कर सकते हैं। तो जब हम डिजिटलाइज करते हैं तो एवरीथिंग फैसिलिटेट्स गेट्स फैसिलिटेटेड। ट्रेड को भी ऐसे डिजिटलाइज करके सिंगल विंडो, क्योंकि ट्रेड में कई सारे कंप्लायंसेस लेने, परमिशंस लेने, तो सिंगल विंडो पे ये सारे परमिशंस कंप्लायंसेस आपको मिल जाए, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके थ्रू अगेन द डिजिटलाइजेशन प्रोसेस फर्दर एक्सटेंडेड, जहां पर और भी ज़्यादा आपको अगर कंप्लायंस लेना है, आपको अगर कोई चीज़ों से रिलेटेड डिलीवरी या फिर आपको गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कुछ एनजीओस के साथ, तो किसी और एंटिटीज़ के साथ, वो सब ऑनलाइन बहुत अच्छे से हो जाए, तो दैट इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट थे। अब इसके क्या टारगेट्स है हमारे, 900 बिलियन यूएस डॉलर्स तक 2019-20 तक ये हम जो है एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें, इंडिया का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स पूरे दुनिया के एक्सपोर्ट्स में 3.5% तक आ जाए। ठीक है, नाउ दिस वाज द प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में लाई गई थी। अब इसका देख लेते हैं, ये किसके द्वारा लाई गई थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब अप्रैल 1 2023 को लाया गया था। अब पहले क्या था, 5 ईयर्स के लिए हम एफटीपी ला रहे थे, उसमें पिछले वाले में क्या लिखा है मैंने, 2015 to 20, बट दिस इज 2023 ओनली, देयर वाज नो एंड डेट फॉर इट, कि अब ये एंड नहीं होगा, अब चलता रहेगा। वाई डिड इट कम इन आफ्टर 2020-21 में आना चाहिए था ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ऐसा क्यों हुआ कि 2023 में आया, सोचिए थोड़ा सा। यस यू आर राइट, कोविड-19 के वजह से। ठीक है, तो इट वाज डिलेड एंड 23 में आया, एंड वी सेड कि कोई एंड डेट नहीं, ऐसा 5 साल के लिए करेंगे ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नो एंड डेट, वी विल जस्ट कीप मेकिंग चेंजेस इन द प्रेजेंट पॉलिसी, एंड उसको हम यूज़ करेंगे, जैसे एक लॉ बना देते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो वैसा। तो जो भी चीज़ें री इंजीनियर करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपी में लाने की कोशिश हम करेंगे, ऑल्दो इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम, बट $2 ट्रिलियन तक हम अपने सर्विस एक्सपोर्ट्स को 2030 तक करेंगे, यह हमारा मेन एम था, टारगेट था। इसमें जो 4 पिलर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एवरी टाइम देखिए 1 क्वेश्चन तो पक्का पक्का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट पिलर इज व्हाट, इंसेंटिव टू रेमिशन। अब रेमिशन क्या है, जो भी इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा, यू विल बी रियली हैप्पी टू नो कि इंडिया इज़ वन कंट्री जहाँ पर पूरे दुनिया से जो पैसे आते हैं रेमिशन, यानी कि आपके कोई रिश्तेदार इंडिया से बाहर हैं एंड दे आर सेंडिंग मनी टू यू, फॉरेन कंट्री से ये वाला पैसा जो आता है दैट इज हाईएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। कौन से कंट्री में, इंडिया में। ठीक है, तो इस जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है उसे हमें और भी ज्यादा इंसेंटिवाइज करना है कि और भी इंक्रीज हो, तो इंसेंटिव्स टू द रेमिशन, जो पैसे इस तरीके से आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेड। ठीक है, पीपल हैव गॉन आउट गिवन सर्विसेज एंड उसके पैसे इंडिया में आ रहे हैं, इसको इंक्रीज करना है। पहला पॉइंट जो हमारा प्लस पॉइंट, उसे और बेटर करना है।
सेकेंड, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, जो ऑलरेडी हमारे पास सेटअप है, एक्सपोर्टर से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंडियन मिशंस हैं, ये सब का कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज करके वी विल इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स और उन्हें प्रमोट और भी ज़्यादा करेंगे। और जो चीज़ हम और बेटर करने के रास्ते में हैं उसको हमें और बेटर करना है, लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ई इनिशिएटिव्स के थ्रू हम इन्हें और ईजी एंड बेटर एंड क्विक कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज एमर्जिंग एरियाज, अभी जो एमर्ज हो रहा है, यू कैन सी द लेवल्स, ठीक है, तो ऑलरेडी बेटर है और जो हम बेटर कर सकते हैं सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में, और जो बेटर आगे किया जा सकता है, दैट इज एमर्जिंग एरियाज लाइक ई कॉमर्स, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, स्ट्रीमलाइनिंग एससीओ एमईटी, ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे लाइक स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपोर्ट्स को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। एक्सपोर्ट्स इनका जो है ज़्यादा किया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड पॉलिसी हम लेकर आएंगे एंड ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज है उनको और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उनके एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो दिस वाज आर एम, दिस इज आर एम, दिस आर द 4 पिलर्स, याद रहेगा ना, ये बार बार एग्जाम में आता है। लाइक यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दिस केम इन अक्टूबर 2024, ट्रस्ट मी, पहले जून में भी आ चुका है, फिर अभी मई में भी यही क्वेश्चन आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा क्वेश्चन। इंसेंटिव टू रेमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, तो ये चारों ही हमारे पिलर्स है। यस, इफ यू हैव सेड डी, डी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेरी गुड। अब आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। अब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन कंट्री से, लेट्स से आपके एक कंपनी है, 100 करोड़ रुपीस चाहिए उसके लिए, आपने 10 करोड़ तो ले आए बट बाकी 90 करोड़ कहाँ से आएगा, तो आप फॉरेन कंट्रीज से वो 90 करोड़ ले रहे हैं। तो ऐसे केस में ये कंपनी इंडियन रहेगी या फॉरेन रहेगी, मेजर स्टेक तो आपने फॉरेनर्स को दिया हुआ है, तो एक फॉरेन कंपनी हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बेसिकली दो तरीके से आ सकता है। इन्वेस्टमेंट आने का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप वो समझ में आ गया। अब ये दो तरीके से आ सकता है, एक तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और कई बार इसे एफपीआई भी कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल आर लाइक इंस्टीट्यूशन या एंटिटीज अगर करते हैं, पोर्टफोलियो जनरली इंडिविजुअल्स से रिलेटेड ज़्यादा होता है, तो ऐसा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से जेठालाल, इनकी एक फैक्ट्री है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री में ये चाहते कि फॉरेन कंट्री से कुछ पैसा आए, ठीक है, इनके एस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये किसको अप्रोच करते हैं, ये अप्रोच टॉम क्रूज, एंड उन्होंने जो है इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब टॉम क्रूज जेठालाल जी के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयर कैन बी टू वेज, ठीक है, वन ऑफ द टू वेज। द फर्स्ट वन इज इनके फैक्ट्री में सारा इक्विपमेंट को एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर दी, दिस कैन बी द फर्स्ट वन। क्या सेकेंड थिंग इज कि इनके फैक्ट्री में शेयर्स, जो इनका कंपनी होगा ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनका शेयर्स इश्यूड होगा इन द ओपन मार्केट, तो वहां से जो शेयर्स है जो फॉरेनर्स ले सकते हैं, उनका पोजीशन रख सकते हैं, तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। इधर वे इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है कंपनी में, बट जस्ट थिंक द नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। अब ये मशीनरी सारी फैक्ट्री में इंस्टॉल करवा दी, सारा पैसा मशीनरी का दे दिया, यानी कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म है। ऑब्वियसली मशीनरी पूरा लगा के ये तो नहीं कहेंगे, तुम कल को ये नहीं कहेंगे कि हाँ सारा मशीनरी उखाड़ के वापस दे दो, अपने पैसे रखो, ऐसा नहीं कहेंगे ना। दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एफडीआई अगर हम देखें। वैसे अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट मिनट ओनली यू कैन सेल ऑल द शेयर्स इफ द बायर इज अवेलेबल एंड लीव द कंपनी, isn't it? So this is a short term investment, इसीलिए इसे volatile investment या फिर हॉट मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोई हॉट चीज है, गर्म चीज क्या होता है, इसे इवेपोरेट हो जाता है ना, ऐसे ये भी मनी जो है इवेपोरेट हो जाएगा, तो हॉट मनी कहा जाता है। आई थिंक द बेसिक डिफरेंस इज अंडरस्टूड। लेट अस सी सम पॉइंट्स इन डिफरेंस। मैं पहले एफडीआई के पॉइंट्स बता दूंगा, एफआई के पॉइंट्स आपको बताने, ओके, रेडी? यस, एफडीआई में इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स होता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। ये जीडीपी यानी कि हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज ये मेजर इन्वेस्टमेंट है, इजंट इट? अब इसके अलावा एफईसी एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इस कंपनी के सारे जो मशीनरी है उसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और ये इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी कंट्री के जहां पर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, अगर वो लेट्स से ऐसा कोई कंट्री जहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स लाइक पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, इफ आई आस्क यू कि कोई वॉर पे है दो कंट्रीज, तो उनमें इन्वेस्ट कर दो जाके, विल यू डू दैट? नो, यू, आपको पता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी बिगड़ी हुई है, वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री शुड बी गुड,
एंड देयर आर डिफरेंट रूट्स जिसके थ्रू एफडीआई आता है। लेटेस्ट से कोई ऐसा हमारा एनिमी कंट्री है एंड उसमें से इंडिया में पैसे आ रहे हैं और वो पैसे बहुत मेजर लेट से गन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसमें जा रहा है। तो ऐसे केस में विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ इट वेरी फ्रीली, अलाउ दिस इन्वेस्टमेंट फ्रीली? और जस्ट एक कोई एनिमी कंट्री से इंडिया में जो प्रिंट मीडिया है उसमें पैसा आ रहा है बहुत सारा, तो विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ इट फ्रीली? नो। सो दैट इज देयर आर टू रूट्स। एक तो ऑटोमेटिक रूट है, यूएसए से बिस्किट फैक्ट्री में पैसा जा रहा है तो कोई खास रोक टोक नहीं है। बट हाँ, अगर आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट रूट से जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट विल डू थरो चेकिंग। क्लियर है? देर आर टू रूट्स एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स जो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, जॉइंट वेंचर, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ये हो गया एफडीआई। अब एफआईआई के पॉइंट्स आप बताएंगे। आर यू रेडी? यस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? शॉर्ट टर्म शेयर्स, हेज फंड्स या सिक्योरिटीज, ये सारे शेयर्स एंड उसके टाइप्स हैं, सिक्योरिटीज है, तो उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि पैसा पुल कर लिया जाए whenever required। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो ये क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड पॉइंट हियर? यस, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इसके अलावा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता बिकॉज पैसा आया गया, आया राम गया राम, ये है। ये स्टेबल है, ये वोलेटाइल है बिकॉज बार बार पैसा आता है जाता है, शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट करते क्यों है शेयर्स में? बिकॉज यू कैन पुल द मनी आउट, दैट इज द मेन रीजन। इट डिपेंड्स अपॉन द हेजिंग नीड्स, यानी कि अगर हमें लॉस अपना कम करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, उसके लिए कंपनी को के बारे में सोचकर या फिर इस तरीके से कोई इन्वेस्ट नहीं करता है एफआईआई में, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड हॉट मनी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। Right, now let us see what are the types of FDI, but before that let us answer this question। अक्टूबर 2024 का है, which among the following is correct पूछा हुआ, तो एग्जाम में प्लीज देख लीजिएगा करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। कई बार इनकरेक्ट पूछा होता हम करेक्ट बोल के मार्क कर देते, 2 मार्क्स गए वहां पे, ठीक है। एफआईआई से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है। एफआईआई कंपनीज बेस्ड आउटसाइड इंडिया दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन इंडिया। यस, आउटसाइड इंडिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म बेसिस का है क्या एफआईआई? नो, शॉर्ट टर्म बेसिस है, तो सेकंड वन नहीं आएगा। तो एलिमिनेट करते हैं, आपको आंसर वैसे ही आ जा रहा है, सी विल बी द राइट आंसर बिकॉज सेकंड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज कॉल्ड हॉट मनी, फॉर्म ऑफ हेज फंड। यस, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। यस, ठीक है, क्लियर है ना? ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली। अब देखिए जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है इसके 2 टाइप्स मैंने आपको बताया, एक तो ऑटोमेटिक बताया एंड दूसरा मैंने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बताया। अब ये इन्वेस्टमेंट का रेस्ट्रिक्शन और भी है, एक तो गवर्नमेंट रूट से आ रहा है एंड किसी भी कंपनी में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको 100 करोड़ चाहिए टू ओपन योर कंपनी, देन इफ द मनी दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इज ओनली 10 करोड़ बाय यू एंड अदर 90 करोड़ आप बाहर से ले रहे हो, तो ये आपकी कंपनी नहीं रही, इट इज अ फॉरेन कंपनी नाउ, ठीक है। तो दैट इज आई थिंक 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है तो वो फॉरेन कंपनी बन जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी विल हैव टू थिंक कि किस तरह के जो डोमेन्स है, फील्ड्स है, सेक्टर्स है, उसमें हम किस तरह का इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं। ओके, सो नॉर्मली तो 100% अलाउड है, लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सब में 100%, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, गवर्नमेंट चेक बहुत खास नहीं होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 100%, बट इसमें देखिए 74% तक ऑटोमेटिक है, बट उससे ऊपर जब जा रहा था गवर्नमेंट विल चेक इट, गवर्नमेंट रूट से आ रहा है। ब्रॉडकास्टिंग, ये इसमें भी 100% ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है। अब ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, यानी कि दीज आर लाइक द टीवी चैनल्स एंड ऑल, तो उसमें 49% से ज़्यादा वो भी टोटल गवर्नमेंट रूट से ही अलाउ किया जा रहा है। 49% लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, कंटेंट सर्विसेज कंपनीज इंडिया में नहीं हो सकती, यानी कि टीवी चैनल्स वगैरह के सर्विसेज। अपलिंक ऑफ नॉन न्यूज़ करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स, डाउन लिंक वगैरह, इसमें 100, जो करंट अफेयर नहीं है ऐसे नॉर्मल कॉमेडी चैनल वगैरह, तो उसमें ऑटोमेटिक रूट से 100% वो हो सकता है। बट प्रिंट मीडिया जो हमारा पेपर है, न्यूज़पेपर, तो उसमें 26% दैट टू गवर्नमेंट रूट से। सिविल एविएशन, एयरपोर्ट में 100% ऑटोमेटिक हो सकता है बिकॉज नॉट दैट मच ऑफ रिस्क। सिविल एविएशन, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 100%। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी जो एयर ट्रैफिक है उसे कंट्रोल किया जा सकता है एंड उसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा जो है इश्यूज किए जा सकते हैं, जैसे कई सारे एरोप्लेन में एक बार अटैक हुआ था, ठीक है, 9/11 एंड और वेरियस थिंग्स वर डन। तो ऑटोमेटिक अप टू 49% है, वहाँ तक ऑटोमेटिक, बट उससे ऊपर जब 49 से 100 जाएगा तो ये गवर्नमेंट रूट
होगा। और अगर एनआरआईज कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट तो उन्हें 100% अलाउड है। सिविल एविएशन में 100% ऑटोमेटिक रूट से, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में 100 ऑटोमेटिक, इंडस्ट्रियल पार्क 100% ऑटोमेटिक। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो होते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 74%, 49 तक ऑटोमेटिक है, उससे ऊपर गवर्नमेंट रूट से। सैटेलाइट्स अगर इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वगैरह बना रहे तो उसमें भी 100% बट गवर्नमेंट रूट से अलाउड है। टेलीकॉम सर्विसेज में 100% है, टेलीकम्युनिकेशन में ऑटोमेटिक रूट से। कैश कैरी होलसेल ट्रेडिंग हो गया उसमें 100%, ई कॉमर्स में 100% ऑटोमेटिक रूट। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100% बट 49 तक ऑटोमेटिक, उससे ऊपर गवर्नमेंट। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% अलाउड है गवर्नमेंट रूट से। ड्यूटी फ्री शॉप जो होते हैं उसमें 100%, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100%, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में 100%। अब हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये सारे भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने बोल दिया, बट द थिंग इज ये तो आता ही एग्जाम में। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स है उसमें ओनली 74% तक अलाउड है, नॉट अबव दैट। 49 तक ऑटोमेटिक एंड उससे ऊपर गवर्नमेंट रूट से। और पब्लिक सेक्टर बैंक, अब पब्लिक सेक्टर 50 से ज़्यादा अलाउ कर दे, पब्लिक सेक्टर रहेगा कैसे? तो पब्लिक सेक्टर 20%, वो भी गवर्नमेंट रूट से, इससे ज़्यादा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज में 100% ऑटोमेटिक से, तो कोई खास खतरा है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सिक्योरिटी मार्केट 49% ऑटोमेटिक। इंश्योरेंस 74% ऑटोमेटिक, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है। पेंशन सेक्टर पूछ सकते हैं 49% ऑटोमेटिक रूट से। पावर एक्सचेंज 49% ऑटोमेटिक, व्हाइट लेबल एटीएम 100% ऑटोमेटिक। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आरबीआई सेबी आईआरडीआई, ये जो फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी रेगुलेट किए जा रहे हैं बाय आरबीआई सेबी आईआरडीए, उसमें भी 100% अलाउड है ऑटोमेटिक रूट्स। एंड फाइनली फार्मास्यूटिकल ग्रीन फील्ड में 100% ऑटोमेटिक। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता क्या अभी देखेंगे। ग्रीन फील्ड एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना, दैट इज ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड इज ऑलरेडी इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फॉर दैट से एनी अदर कंपनी, उसको कोई और कंपनी एक्वायर कर रही हो, दैट इज ब्राउन फील्ड, ठीक है। तो 100% है, जहाँ पे 74% ऑटोमेटिक है, 74 से ऊपर गवर्नमेंट चेक करेगा कि भाई कौन एक्वायर कर रहा है। फूड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोड्यूस्ड इन इंडिया 100% गवर्नमेंट रूट से अलाउ किए जा रहे हैं। तो दिस इज वन क्वेश्चन आज इन अक्टूबर 2024। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट अलाउड इन इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर इज, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स में कितना अलाउड है हमने देखा था, ये बताइए आंसर क्या है। यस, ए इज द राइट आंसर, 74%, राइट। अब टाइप्स क्या एफडीआई के एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ग्रीन फील्ड लाइक मैकडोनल्ड्स है, अरे सर मैकडोनल्ड तो यूएस की कंपनी है, एकदम स्क्रैच से कैसे स्टार्ट? इंडिया में आकर उन्होंने स्क्रैच से एक प्रोडक्ट बनाया था। डू यू नो विच काइंड ऑफ बर्गर? यस, इट इज आलू टिक्की बर्गर। तो ऑब्वियसली मैकडोनल्ड्स जो है ये ग्रीन फील्ड है। वेर एवर यू सी द वर्ड स्क्रैच, एकदम स्क्रैच से, एकदम स्टार्टिंग से नया प्रोडक्ट बनाया, तो दैट इज द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ब्राउन फील्ड, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रैनबैक्सी फार्मेसी। तो ये रैनबैक्सी फार्मेसी इंडिया में था पहले, जिसे डाइची सांख्यो नाम की एक जापानीज कंपनी ने एक्वायर कर लिया कंप्लीटली। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को इस कंपनी ने एक्वायर किया, तो दैट इज ब्राउन फील्ड। अब तीसरा जॉइंट वेंचर, जहां पर जो रिसोर्सेस है, मनी है, मशीनरी है, ये सब कुछ शेयर करके जो प्रॉफिट से वो भी शेयर करते हैं। इस तरीके से दो कंपनीज जो डिफरेंट कंट्रीज में है वो अगर एक साथ आते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में जॉइंट वेंचर जनरली इंडिया के खुद के कंपनीज भी हो सकते हैं, बट एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कंट्रीज के जो कंपनीज है, इफ दे कम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। लाइक हीरो एंड होंडा एक साथ थे पहले, तो जॉइंट वेंचर था, सारे रिसोर्सेस शेयर करते थे एंड प्रॉफिट्स भी शेयर करते थे। अब हीरो और होंडा अलग हो गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द थिंग। अब फोर्थ पार्ट इज द प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। कौन से हैं एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें हम अलाउ नहीं कर सकते बिल्कुल भी? लेट अस से इंडिया में गैम्बलिंग चल रही है एंड वो गैम्बलिंग का जो कंपनी है उसमें पैसा फॉरेन से आ रहा है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ राइट थिंग। तो क्या प्रोहिबिटेड है? लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड्स, रियल एस्टेट बिजनेस में भी अलाउड नहीं, फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन, सिगार मैन्युफैक्चरिंग, एंड जो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है वो फॉरेनर्स के लिए भी ओपन नहीं है, लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, जून 2024, इन्वेस्टमेंट इन विच मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक इन एस्टैब्लिश्ड फर्म, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसका स्टॉक पूरा शेयर जो है खरीद लेना, पूरा कंपनी को खरीद लेना, तो दैट इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट? ग्रीनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई, जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडियरी। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ब्राउनफील्ड एफडीआई। ओके, क्लियर ना? बी। नाउ
द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। तो हमने इन्वेस्टमेंट तक कर लिया एंड द लास्ट बट वन टॉपिक इज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको ग्रोथ के बारे में दोनों का डिफरेंस बता दूंगा एंड ग्रोथ के पॉइंट्स बताऊंगा। यू हैव टू टेल अबाउट डेवलपमेंट का पॉइंट्स। रेडी ना? यस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? सो आर दे different things from the images that I have displayed over here. I hope थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इमेज है। इसमें मेनली किसी एक कंट्री या एरिया में अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है देन वी से हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ओनली वन थिंग, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, वी हैव रेड अबाउट दिस प्रीवियसली। पर कैपिटा इनकम यानी कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, पॉपुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज द, ये दोनों पैरामीटर्स खाली देखेंगे एंड दे विल से कि हाँ ठीक है कंट्री ग्रो कर रहा है। बट नेशनल इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या? एवरी पर्सन इन इंडिया उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है, पुअर पीपल का भी इंक्रीज हो रहा है, रिच पीपल का भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा पता चल रहा है क्या नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है ये चीज बोलने पे? नहीं। ठीक है, तो इट इज ओनली सिंगल डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हुआ कंट्री की, ऐसे ही बोल रहे हैं हम। बट डेवलपमेंट में क्या है, पहले नेशनल इनकम ग्रोथ तो होना ही होना है, दिस इज देयर, बट वी ऑल्सो सी कि इसके वजह से कितना अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन है, कितना पॉवर्टी में रिडक्शन है, कितना जो स्कूल्स कॉलेजेस है इनका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, और क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है। ठीक है, तो इन सारे चीजों के बारे में एडिशनली अगर हम सोचेंगे, देखेंगे, एसेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज्यादा ब्रॉड है, मल्टी डायमेंशंस इसमें है। इज दैट क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी पीपल आपको दिख रहे हैं, तो एंड रिजल्ट और उसमें क्या वेरिएशन है उसको भी हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम। अब ग्रोथ में कोई पीपल है ही नहीं, खाली पैसा बढ़ा कि नहीं उस कंट्री का, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड कि पुअर पीपल का इनकम बढ़ा, रिच का बढ़ा, किसका बढ़ा। तो आई टेल यू द पॉइंट्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट का, आपको बताना है वन बाय वन। रेडी? यस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इससे भी हमें मतलब है कितना इनकम हो रहा है उससे, उससे ही मतलब है। नेशनल इनकम का इंक्रीज है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि किसको, रिच को जा रहा है गुड्स सर्विसेज, पुअर को जा रहा है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं। सिंगल डायमेंशनल होता है जो हमारा ग्रोथ है, बट दिस डेवलपमेंट इज व्हाट, यू हैव टू टेल मी, एंड इट फोकसेस ओनली ऑन इनकम। अब ये ग्रो किसी भी तरीके से डेवलपमेंट होना है, लेट्स से आपको यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, आपको कंबल देना है बहुत सारे लोगों को, ब्लैंकेट्स ऑन द रोड, पुअर पीपल जो है, तो उसके लिए खुद का आपका इनकम होना चाहिए ना पहले। ऐसे ही इंडिया में अगर हमें पॉवर्टी रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, तो नेशनल इनकम इंडिया का अच्छा खासा होना चाहिए। तो दैट इज पहले ग्रोथ हो जाना है, देन ओनली डेवलपमेंट विल हैपन। ओके, दैट इज प्रीकर्सर, प्री रिक्विसाइट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स इसके जीडीपी पर कैपिटा इनकम है, एंड ये क्वांटिटेटिव टर्म है, ओनली क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम, क्योंकि हम सिर्फ कह रहे हैं कि जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ, कितना कम हुआ। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है, एंड पर कैपिटा इनकम एज आई टोल्ड यू, तो कितना पैसा या फिर इनकम उस कंट्री का इंक्रीज हुआ, इसकी ही हम बात करते हैं, दैट्स ऑल। तो ओनली क्वांटिटेटिव, कोई इकोनॉमी का क्वालिटी हम नहीं बताते कि कैसा है। एंड प्रोडक्शन का इंक्रीज है, नॉट द प्रोडक्टिविटी, लोगों की प्रोडक्टिविटी कितना बेटर हुई इसका हम बात ही नहीं करते। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, पिछले साल 100 प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे, इस साल 200 प्रोडक्ट्स हमने बनाए, बट ये 100 से 200 इंक्रीज होते हुए क्या हमने पीपल का स्किल सेट इंक्रीज किया, इंप्रूव किया, उनका एजुकेशनल लेवल इंप्रूव किया, क्या किया, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं। तो प्रोडक्टिविटी की कोई बातचीत नहीं। एंड एक नैरो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ, समझ में आ रहा है, सिर्फ इनकम की बात हो रही है, तो नैरो कॉन्सेप्ट है दैन डेवलपमेंट। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ओके, दिस इज ऑल्सो रिलेवेंट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ग्रोथ हम डेवलप्ड कंट्रीज में, ऑलरेडी पॉवर्टी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, वहाँ की स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा है, तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज़ वैलिड है। बट जैसे इंडिया है डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें हमें पॉवर्टी का भी सोचना, अनएम्प्लॉयमेंट का भी सोचना है, सिर्फ इनकम को सोचेंगे तो नहीं चलेगा। तो डेवलपमेंट इज अ टर्म फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, नॉट जस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी होती है डेवलपमेंट में। ये सिर्फ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम है, तो ये क्या है, बेटरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिटरेसी, हेल्थ केयर, वो है। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? ये सिंगल डायमेंशनल है, तो ये क्या होगा, टेल मी,
यस, इट विल बी मल्टी डायमेंशनल एंड इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड दोनों का बेटरमेंट है। प्रीकर्सर होता है ये एंड प्री रिक्विसाइट होता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होना है तो उससे पहले ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद ही होगा। और इंडिकेटर्स इसके क्या है, तो अगर आपको असेस करना है कि कितना ग्रोथ हुआ है तो आप सिर्फ जीडीपी का नंबर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर कैपिटा का इनकम का नंबर देखेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे ही डेवलपमेंट का भी कोई ऐसा नंबर है क्या? यस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। जीडीपी बेटर हुआ कि नहीं, हेल्थ केयर और एजुकेशनल लेवल फॉर दैट सिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ कि नहीं, ये सब कुछ होता है। अब गिनी कोएफिशिएंट के थ्रू आप इनइक्वालिटी का लेवल एसेस कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, यानी कि रिच पीपल का इनकम कितना ज़्यादा एंड पुअर पीपल कितना कमा रहे हैं, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज़ गिनी कोएफिशिएंट जो है बताता है हमें। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, तो डेवलपमेंट क्या देता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों ही देता है, ठीक है। कितना नंबर्स में इतना जीडीपी ये इंक्रीज हुआ और इस तरह से हमारी बेटर जो है इकोनॉमी बनी, तो दैट इज क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑल्सो इज गिवन। ये प्रोडक्शन का इंक्रीज है, ये प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज है, यानी कि लोगों का स्किल सेट बढ़ा, लोगों का एजुकेशनल लेवल बढ़ा, इसके बारे में बताता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एंड ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना ये चीज? Yes. Now please answer this. Which among the following is the indicator of developing countries? So developing countries से related क्या ज़्यादा जो है रिलेट कर सकते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिकेटर्स पूछे जा रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में अभी ग्रोथ तो ठीक है, इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के वेरिएशंस आ रहे हैं वो भी देखना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट बट नॉट ग्रॉस नेशनल इंडेक्स। ग्रॉस नेशनल इंडेक्स ऐसा कोई खास इंडेक्स होता नहीं है एंड इफ इट इज देयर ये नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। तो 1, 2 एंड 3 ओनली, बी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है? Now here lastly we will be talking about this last concept which is the economic performance indicators, ठीक है। तो economic development हम कैसे assess करेंगे? By using some indicators, so they are called the economic performance indicators। तो एक कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, वो हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, राइट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए दोनों कंट्रीज का, तो उससे क्या होगा, एक इकोनॉमी का एक कंट्री का परफॉर्मेंस रेट पता चलेगा, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ लेट्स से इंडिया का 6% है और चाइना का 10% है लेट्स से, तो क्या ये दोनों का एक कंपैरिजन हम क्रिएट कर पाएंगे इसका? अच्छा, इसका 6 से 10 है, बट यहाँ के कंडीशंस भी देखने होंगे ना, इंटरनली भी देखना होगा, पॉपुलेशन कितना है ये भी देखना होगा। तो ये एक बेस्ट मेथड नहीं है कंपैरिजन का एक कंट्री का परफॉर्मेंस बताने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री इकोनॉमी हम बता सकते हैं। जीडीपी पर कैपिटा, अब जो जीडीपी है यहाँ पे 100 करोड़ है, 100 पीपल है लेट्स से, यहाँ पे 200 करोड़ है तो 200 पीपल है, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो जीडीपी इज 1, पर कैपिटा इनकम इज 1 करोड़, ऐसे यहाँ पे 1 करोड़ है। तो ऑल्दो ये देखने में ज्यादा जीडीपी है बट पीपल भी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो उसके हिसाब से वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम अगर हम जीडीपी पर कैपिटा लेकर आ रहे हैं। तो दैट इज वाई कंपैरिजन ऑफ द अदर कंट्रीज, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज कितना है कंपेयर हम कर सकते हैं यूजिंग जीडीपी पर कैपिटा। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर वर्क आवर, एक घंटे के लिए कितना कंपनसेशन, तो लेबर कॉस्ट हो गया है ना, डिस्क्रिप्शन वही है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि एम्प्लॉयज का कितना पैसा मिल रहा है डिवाइडेड बाय द इनकम उस कंट्री का कितना है। तो इनकम शेयर ऑफ एम्प्लॉयज जीडीपी में कितना है, जीडीपी पूरा कंट्री का इनकम है और उसमें से एम्प्लॉयज का इनकम कितना शेयर है, कितना पार्ट है, जैसे 100 करोड़ कंट्री का इनकम है, एम्प्लॉयज इसमें 50 करोड़ जो उन्होंने कमाया है पैसे वो है, तो 50 हाफ, ये 50/100 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द दिस इंडिकेटर। देन ऑपरेटिंग सरप्लस बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस एक्चुअली कंपनीज का इनकम होता है, ये पीपल का इनकम हो गया, ये कंपनीज का इनकम है। इनकम शेयर ऑफ कैपिटल इन जीडीपी, ठीक है, कैपिटल मतलब कंपनीज ने कितना पैसा लगाया उससे कितना इनकम रेवेन्यू हुआ डिवाइडेड बाय जीडीपी। देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय जीडीपी, ये क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि अगर आपने मशीनरी या फिर रॉ मटेरियल वगैरह में पैसे लगाए तो वो फिक्स्ड कैपिटल आपका है, उससे क्या होगा, नए और गुड्स आप बना सकते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल और ज्यादा गुड्स एंड मोर प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, बट टू गेट द फिक्स्ड कैपिटल यू हैव टू इन्वेस्ट। तो फिक्स्ड कैपिटल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज बताता है। तो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इन जीडीपी, जीडीपी में कितना पार्ट हमने कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे लगाए वो। सेविंग बाय जीडीपी, सेविंग रेट ऑफ अ नेशन होता है, एंड सेविंग्स बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये डोमेस्टिक फंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। क्या मतलब है, सेविंग्स जितना भी कंट्री में लेट्स से 100 करोड़ का सेविंग्स है,
एंड इसमें से ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे 50 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये जो रेशियो है इंडिया में ये जो इन्वेस्टमेंट का फंडिंग किया जा रहा है उसके बारे में बताता है। सेविंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्टर की एक पर्टिकुलर सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर एंड उसमें कितना जो है टोटल सेविंग, टेक्सटाइल सेक्टर ने 100 करोड़ सेव किया, अब टोटल इंडिया का सेविंग 1000 करोड़ है, तो ऐसे केस में क्या है 10% जो है टेक्सटाइल सेक्टर का सेविंग्स। एंड फाइनली सेविंग ऑफ हाउस होल्ड बाय डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि अगर किसी का 1000 रुपीज़ का इनकम है और टैक्सेस ये 100 रुपीज़ दे रहा है तो 900 उसका सेविंग्स है, ठीक है। ये जो है डिस्पोजेबल इनकम है, सॉरी। इसमें से अब क्या है, अब और भी चीज़ें यहाँ वहाँ खर्च करेंगे, थोड़ा सा सेव करेंगे। लेट्स से 500 इन्होंने सेव किया, तो 500 बाय 900 वुड बी द रेशियो फॉर दिस। तो सेविंग रेट हाउस होल्ड्स का कितना उसके बारे में आइडिया लग रहा है। तो ये इंटरप्रिटेशन इंडिकेटर्स का भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में अक्टूबर 2024 में। लेट्स सी सेविंग्स बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या है, सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से फंड किया जा रहा है, ये है, ऐसा मैच है। बट इसमें सबसे इजी वाला हमेशा मैचिंग में आपको पिक करना है एंड उसको मैच करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी को बताता है, ये चीज बहुत क्लियरली हमें पता है, तो ऑब्वियसली यू विल मैच सी टू वन, तो सी टू वन ओनली वन एक ही ऑप्शन में मैच्ड है, तो बी वुड बी द राइट आंसर। डायरेक्टली आप वहां पहुंच जाएंगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। दिस इज हाउ वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब ग्रॉस सेविंग्स बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज डोमेस्टिक फंडिंग, A3 होगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय जीडीपी, तो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट B4 होगा, ऑब्वियसली D जो है 2 होगा, इनकम शेयर ऑफ कैपिटल इन द जीडीपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि एडुटैप ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस JIB एग्ज़ाम, तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर एंड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि काफ़ी टाइम बचा है तो पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है, गाइडेंस लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि एडुटैप इज द ओनली वन प्लेस, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर, बट एडुटैप इज गिविंग यू वेरी गुड ऑप्शन। लाइक मास्टर कोर्स हमारा जिसमें सारे जो सिलेबस है उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस ईच एंड एवरी चैप्टर के, एंड चैप्टर वाइज आपको MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स, चैप्टर वाइज फुल एंड मॉक टेस्ट, एंड आपको एग्जाम से पहले रिवीजन का भी टेंशन नहीं लेना, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स उनको लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ा दिया जाता है, बिफोर द एग्जाम रिवाइज करा दिया जाता है। तो यू नीड नॉट टेक टेंशन ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ JIB एग्जाम इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए। 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के आपको जो है वेरिएंट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, कूपन कोड यू कैन अप्लाई टू गेट द डिस्काउंट। अब ये चारों कंपोनेंट्स का इफ यू वांट फॉर सिंगल कंपोनेंट ऑल्सो यू कैन गो फॉर दैट, कि AFM का सिर्फ मुझे चाहिए, RBWM का, ये सिंगल कोर्सेस है। अब इसके अलावा नवंबर 2025 के लिए लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, लेट्स से समडे और अनेबल टू अटेंड, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल एंड मॉक टेस्ट, ये सब तो है ही है। ओके, सो 6 मंथ्स की वैलिडिटी इसकी है, एंड यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स बाय अप्लाइंग द कूपन कोड। ओके, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है, ऑलवेज लेट अस नो ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।